हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज करेंगे पॉलिटी का अगला वीडियो। जो साथी पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। जो लोग लोक सेवा आयोग या उससे संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में लोकसभा की सीटों की संख्या। तो यहाँ पर देखो, आपको बताना है तमिलनाडु में सीटों की संख्या है 39, राजस्थान में 25 है, गुजरात में आपका 26 है और महाराष्ट्र में 48 है। तो यहाँ पर आपका कूट हो जाएगा 4, 2, 3, 1। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें निम्नलिखित कथनों में कौन सा से शून्य काल के संबंध में सत्य है। शून्य के काल के बारे में पूछा गया है। शून्य काल में विचार है तो विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है, तो पहले से निर्धारित होता है, ये गलत हो गया आपका। शून्य काल में विचार है तो विषय पहले से ही निर्धारित नहीं होता है, ये सही है आपका। कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल का उल्लेख नहीं है, करेक्ट है ये भी। और पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न इसमें उठाया जा सकता है, तो सूचना देने की जरूरत नहीं है। यह पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट आपका राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विभागीय अस्थायी समितियों में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव के सभापति के द्वारा होता है, तो ये आपका सही है। इसमें आपको गलत बताना है कौन सा होगा, ठीक है। स्थायी समिति के सदस्य मंत्री होते हैं, स्थायी समिति के सदस्य मंत्री नहीं बन सकते हैं, ये गलत हो गया आपका। और स्थायी समिति के गठन से लेकर समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, तो यहाँ पर कार्यकाल 1 वर्ष होना चाहिए, ना कि 2 वर्ष, तो ये भी गलत हो गया। आपसे यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो दूसरा और तीसरा गलत होगा, यानी बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कैबिनेट समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्रियों द्वारा नहीं की जाती है। तो प्रधानमंत्री किन समितियों की अध्यक्षता करते हैं, ये आपको बताना है, और नहीं की जा सकती, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट की समिति ये प्रधानमंत्री करते हैं, और आवास पर कैबिनेट समिति ये भी करते हैं। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ये प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की जाती है, और निवेश और विकास पर कैबिनेट ये भी आपकी प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर बताना है 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें कौन कौन से डीपीएसपी जोड़े गए हैं। समान आचार संहिता, ये आपका 44वें संविधान संशोधन में आया था, संविधान संशोधन में आया था, ना कि 42वें। तो पहला वाला तो आपका ये गलत हो गया। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये आपका 39 में वर्णित है, अनुच्छेद 39 में है, और ये आपका राइट है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39 में वर्णित है, और ये भी आपका डीपीएसपी होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये 43 में आया था, ये अनुच्छेद है सारे आपके, और ये भी आपके 42वें संशोधन अधिनियम में शामिल है। तो यहाँ पर पहला वाला गलत था, बाकी शामिल है, दूसरा तीसरा चौथा, ये बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कैट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, कौन से इसमें कथन सही होंगे। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई थी, और इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसमें आपको बताना है, देखो ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। संवैधानिक निकाय है, और इसका जो अनुच्छेद 323
ए में इसका वर्णन मिलता है, यानी का कह सकते हो या ये, इसकी स्थापना ये सही है। और इसमें केवल आपका पूछा गया है प्रशासनिक क्षेत्र या फिर होते हैं केवल प्रशासन, नहीं तो न्यायिक और प्रशासनिक दोनों होते हैं, न्यायिक और प्रशासनिक दोनों होते हैं। आपसे इसमें पूछा गया है असत्य कथन, तो पहला और तीसरा ये आपके असत्य हो गए, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के बारे में पूछा गया है, सत्य नहीं है, तो यहाँ पर असत्य बताना है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात वो भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करता है। सीएजी का वर्णन आपका अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है, ये दोनों सही है। वो कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, भी करेक्ट है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महान्यायवादी करता है, ना कि सीएजी। इसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसा हटाया जा सकता है उसी रीति और आधारों पे जैसे सीएजी को हटाया जाता है। तो इसका वर्णन कहाँ है 148(1) में, 148(1) अनुच्छेद में कहा गया है कि महालेखा परीक्षक यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के आधार या रीत के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट होगा। पंचायती राज पर बलवंत राय मेहता समिति ये आई थी 1957 में कि प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो बलवंत राय मेहता की सिफारिशें क्या थी, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए, और दूसरा है जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। तो यहां पर पहला गलत दिया गया है। जिला परिषद क्या होती है, सलाहकारी समन्वयकारी और पर्यवेक्षक निकाय होना चाहिए, ना कि केवल कार्यकारी निकाय। और ये दूसरा इसमें करेक्ट होगा, जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए, ये करेक्ट है। तो यहां पर केवल 2 राइट हो जाएगा। अनुच्छेद और उससे संबंधित उपबंध दिए गए हैं, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे अनुच्छेद 338 ये आपका किससे संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 4 से हो गया ये। 148 आपको पता होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 3 से हो गया मैच। और 76 है भारत का महान्यायवादी, और 324 है निर्वाचन आयोग। तो 4, 3, 2, 1 बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। राष्ट्रपति भारत के किसी नागरिक को जो न्यायिक मामलों का योग्य हो उसे महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी को उसके पद से संसद द्वारा विशेष प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाएगा। संविधान में इसको हटाने को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है या प्रावधान नहीं किया गया है, तो यहाँ केवल एक राइट होगा। अच्छा, महान्यायवादी की अर्हता क्या होती है, वो भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में, हाई कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष कार्य किया हो या अनुभव हो, और अथवा हाई कोर्ट के 10 वर्ष वकील के रूप में कार्य किया हो, वकालत किया हो, वकील के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, 10 वर्ष का अनुभव हो हाई कोर्ट के वकील के रूप में, और राष्ट्रपति के मतानुसार वो न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए, वही आपका भारत का महान्यायवादी बन सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। इसमें आयोग की संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, करेक्ट है ये। और आयोग का सदस्य पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त का पात्र होता है, तो दोबारा इसको रीअपॉइंट किया जाता है, ये भी करेक्ट है। दोनों सही होंगे, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है इसमें निम्नलिखित राज्यों के उनके उद्भव के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और सही कोड का चयन करें। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, हरियाणा। आपको बताना इसमें
सही कोड क्या होगा। सबसे पहले तो इसमें केरल का आता है। केरल का जो उद्भव हुआ था, स्थापना हुई थी 1956 में, और इसके साथ में केरल के साथ में ही आंध्र प्रदेश की भी स्थापना हुई थी। तो यहाँ 3 हो गया सबसे पहले। उसके बाद में आएगा आपका नागालैंड। नागालैंड ये 1963 में इसकी स्थापना होती है, 4 हो गया। फिर आता है आपका हरियाणा। हरियाणा 1966 में स्थापित हुआ था, यानी 5वां नंबर। देन आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 1987 में स्थापना हुई थी, और इसके साथ साथ ही मिजोरम और गोवा दोनों की स्थापना 1987 में ही हुई थी। मिजोरम और गोवा दोनों की। झारखंड की स्थापना हुई थी 2000 में, और इसके साथ में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की भी स्थापना हुई थी। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। तो यहां पर आपका हो जाएगा 3 4 5 2 1, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन से कथन सही है। आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इसका मूल्य उद्देश्य है। आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इसका मूल उद्देश्य है, करेक्ट है ये। और अनुच्छेद 48 का दुधारू और मालवाहक मवेशियों के वध पर नियंत्रण या प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है। तो ये 48 का इससे संबंधित नहीं है। 48 का संबंध है पर्यावरण को बेहतर बनाने, वन और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए निर्देशित करता है। तो दूसरा इसमें गलत होगा, पहला सही हो गया। केवल एक यहाँ पे राइट हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में विचार करना है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ये करेक्ट है। जनजातीय सलाहकार परिषद केवल उन्हीं राज्यों को गठित की जा सकती है जहां अनुसूचित क्षेत्र हो। तो ये वाला आपका गलत होगा। राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। तो कहीं पर भी वो कर सकता है जहां अनुसूचित क्षेत्र हो अथवा ना हो। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, केवल एक इसमें करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद दिए गए हैं और उसे संबंधित उपबंध। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 39 का ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, 3 से मैच हो गया। अनुच्छेद 114 दिया गया है, ये आपका है विनियोग विधेयक, 1 से मैच हो जाएगा। अनुच्छेद 244 ये आपका अनुसूचित क्षेत्रों और जनजात क्षेत्रों का प्रशासन, काफी इंपॉर्टेंट ये आपके अनुच्छेद है, तो ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 43 खा ये आपका सहकारी समितियों का बढ़ावा। तो 3 1 2 4 सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, करेक्ट है ये। और सरपंच के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 2 प्रस्तावक होना आवश्यक है। तो सरपंच के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक की जरूरत नहीं होती है, तो केवल एक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में बताने हैं कौन से कथन सही है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श रूस की क्रांति से लिया गया है। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो ये दोनों आपस में क्रॉस दिए गए हैं। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को ये रूस की क्रांति से लिया गया है, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श ये आपकी फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे आपके। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त केसी नियोगी थे, सही है ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपका ये भी सही है। और ये पूछा गया है प्रमुख चुनाव आयुक्त, ये सुकुमार सेन थे, ना कि केसी नियोगी, सुकुमार सेन, ठीक है। मैंने पहले इसको सही बता दिया था, ये गलत है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा केवल
1, क्योंकि असत्य पूछा गया है। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 110 आपका दिया गया है धन विधेयक की परिभाषा, सही है ये। अनुच्छेद 266 विधि प्राधिकार के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जा सकता, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 265 विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा, ये भी करेक्ट है। और 119 में वर्णित क्या है? संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया, यहाँ पर वित्त विधेयकों के बारे में उपबंध दिए गए हैं, ये आपका 117 में वर्णित है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे इसमें है जिला न्यायाधीश के संदर्भ में बताना है कौन से कथन आपके सही है। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, ये तो सही है। उसे केवल सिविल मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सिविल भी और आपराधिक दोनों मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं, केवल एक यहाँ पे करेक्ट होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिएगा। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं या फिर डेली क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर, डेली ट्रेंडिंग न्यूज, सारी एग्जाम रिजल्ट, एग्जाम्स की कट ऑफ्स इत्यादि की जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलेंगे और वहां पर पीडीएफ भी उपलब्ध रहती है। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।